नमस्कार दोस्तों, शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। ये हमारी सीरीज चलाई जा रही है जो हमारे उत्तराखंड प्रीवियस पेपर के क्वेश्चनों से संबंधित है। शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन को। अपने नंबर काउंट करना, कितने नंबर बनते हैं। पहला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है, कबीरदास जी की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा था? किस व्यक्ति ने कबीरदास जी की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा था? उससे पहले जो आपको याद रखना है कि हमारे कबीरदास जी से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं, आपको याद रखना है। बात कर लेते हैं कबीरदास जी का जन्म कब हुआ था, तो बताना। 1398 में इनका जन्म हुआ था, जबकि मृत्यु जो होती है तो मृत्यु 1494 में इनकी मृत्यु हो जाती है। ये इनका जीवन काल रहा, याद रखना, जन्म और मृत्यु। पूछा जाए कबीरदास जी का संबंध कहां से है, तो इनका संबंध बनारस से है। संबंध बनारस से है। कबीरदास जी के गुरु का नाम पूछा जाता है, आपको याद रखना है। कबीरदास जी के गुरु का नाम है रामानंद। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, समकालीन। ये किसके समकालीन थे, तो याद रखना, ये सिकंदर लोदी के समकालीन थे। ठीक है, गुरु का नाम भी याद रखना, इनके समकालीन भी याद रखना। उसके बाद संबंध कहां से है? बनारस से। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं इनकी, 4-5 रचनाएं जो हमारे एग्जाम में पूछी जाती है कबीरदास जी की, याद रखना। पहली आती है बीजक, बीजक के बाद रमेली, सबद, और उसके बाद साखी। नेक्स्ट एक और रचना आती है महत्वपूर्ण, आपको याद रखना, अनुराग सागर। अनुराग सागर इनकी महत्वपूर्ण रचना है। अब बात कर लेते हैं जो क्वेश्चन था कि किसने इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा था, तो याद रखना, श्याम सुंदर दास द्वारा इनकी भाषा को क्या बोला गया है? पंचमेल खिचड़ी बोला गया है। जबकि अगर क्वेश्चन पूछा जाए किसने इनकी भाषा को सदुपड़ी कहा, तो जो व्यक्ति हैं रामचंद्र शुक्ल, इन्होंने इनकी भाषा को क्या बोला है? सदुपड़ी। सदुपड़ी, ठीक है। तो सदुपड़ी पूछा जाए तो बताना श्याम सुंदर दास नहीं, रामचंद्र शुक्ल। और पूछा जाए पंचमेल खिचड़ी तो श्याम सुंदर दास, दोनों याद रखने हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कबीरदास जी के बारे में पूछा जाता है कि इनका पालन पोषण किसके द्वारा किया गया था, तो बताना, जब ये अपनी बाल्यावस्था में, तो इनका पालन पोषण एक व्यक्ति थे, नीरू। व्यक्ति का नाम क्या है? नीरू। जाति से जुलाहे थे ये, इन्होंने कबीरदास जी का पालन पोषण किया था, ठीक है। कबीरदास जी के जो दोहे हैं, गुरु ग्रंथ साहिब जो सिखों का पवित्र ग्रंथ है उसमें संकलित है, तो ये भी याद रखना। किस महत्वपूर्ण कवि के जो दोहे हैं गुरु ग्रंथ साहिब में है, तो बताना कबीरदास जी के दोहे हैं जो गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लोकोक्ति से है। लोकोक्ति का टारगेट हमारा कंप्लीट हो जाएगा जब तक 150-200 लोकोक्ति हम अपनी कंप्लीट कर लेंगे। क्या दिया गया है? पानी पीन मूल देख बेर, उसके बाद ब्याल कुल देख बेर। बताइए, पानी पीन मूल देख बेर, उसके बाद ब्याल कुल देख बेर, लोकोक्ति का क्या अर्थ होगा? अत्यधिक पानी पीना, पानी पीना। उसके बाद बिना बुलाए शादी में जाना, गुणवत्ता सर्वोपरि, या गुणवत्ता की पहचान ना करना। बताइए क्या आंसर होगा? पानी पीन मूल देख, मूल मतलब जहां से पानी निकलता है वो स्रोत देखना, पानी जो पीना है वो मूल स्रोत देखने से संबंधित है। उसके बाद ब्याजो करना है वो कुल देख के करना है, अर्थात इसका जो हमारा आंसर बना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो गुणवत्ता होती है वो क्या होती है? सर्वोपरि होती है। ऑप्शन नंबर सी अपना कंप्लीट हुआ। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको बताना है क्या पूछा गया है। भाववाचक संज्ञा का निर्माण नहीं किया जाता। भाववाचक संज्ञा का निर्माण किससे नहीं किया जाता, ये हमारा क्वेश्चन पूछा गया है। जाति वाचक संज्ञा से, अव्यय से, विशेषण से, या क्रिया विशेषण से? बताइए। तो आपको याद रखना है जो हमारी भाववाचक संज्ञा होती है इसे हम अदृश्य संज्ञा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अदृश्य संज्ञा भी कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसके निर्माण की। भाववाचक संज्ञा का निर्माण, तो भाववाचक संज्ञा का निर्माण 5 तरह से हो जाता है। एक तो होता है हमारा संज्ञा से, जो होती है हमारी कौन सी? जातिवाचक संज्ञा।
जैसे जातिवाचक संज्ञा में आप एक शब्द लिख दो, हमने लिखा चोर, एक जाति को दर्शाता है, जबकि इसका भाववाचक बन जाएगा चोरी। ठीक, तो जातिवाचक संज्ञा से बन जाता है। इसी तरह से और आप लिख सकते हो, जैसे डॉक्टर लिख देते हैं, डॉक्टर, और इसका भाववाचक बन जाएगा डॉक्टरी। सही है। तो जातिवाचक जो हमारी संज्ञा होती है उससे हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम सर्वनाम से भी बना सकते हैं। सर्वनाम, जैसे एक सर्वनाम है अपना, और भाववाचक संज्ञा बन जाएगी अपनापन, अपनापन। तो सर्वनाम से ही बन सकती है। उसके बाद विशेषण से, विशेषण जैसे लिख सकते हैं लाल, काला भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। तो लाल का बन जाएगा लालिमा, और काला होता तो कालीमा, विशेषण से ही बन जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्रिया से भी होता है, जैसे क्रिया है चलना, हमारी क्रिया हो गई, जबकि इसका भाववाचक बन जाएगा चाल, तो क्रिया से भी बना। और किस चीज से बन जाएगा तो बताना, ये हमारे अव्यय से ही बन जाती है। अव्यय, अव्यय से जैसे एक शब्द अव्यय ऊपर, और भाववाचक संज्ञा बनेगी ऊपरी। ठीक है, तो ये शब्द हमारे कौन कौन से शब्द निकले हमारे लास्ट में फाइनल जो निकले, तो आपको हमेशा के लिए याद रखना, एक तो हमारा अव्यय, दूसरा है हमारा क्रिया, उसके बाद फिर विशेषण, उसके बाद सर्वनाम, और उसके बाद जातिवाचक संज्ञा। कितनी चीजें हो गई, ये 5 चीजें हो गई जो क्या बनाती है, हमारी भाववाचक संज्ञा बना देती है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, भाववाचक संज्ञा का निर्माण नहीं हो सकता, किससे नहीं हो सकता? ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा, क्रिया विशेषण से भाववाचक संज्ञा का निर्माण नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इसी आधार से क्वेश्चन है, आप देख सकते हो क्वेश्चन किस किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हुआ। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, एक और लोकोक्ति है, जो डाउट थे लोकोक्ति वाले सब अपना खत्म हो जाएंगे, लोकोक्ति की आप टेंशन मत लो, सभी अपने प्रैक्टिस सेट में लोकोक्ति हम उठा लेते हैं। देखते हैं जो हमारी लोकोक्ति दी गई है, क्या दिया गया है इसमें। इसमें दिया गया है धानो बाल झुकच, उसके बाद मडुआ बाल ठणिच। लोकोक्ति का शाब्दिक अर्थ क्या होगा बताइए। धान के जो बाल होते हैं वो झुक जाते हैं, जबकि मंडुआ जो होता है उससे नहीं होते, वो अकड़ के खड़े रहते हैं, इसका ये मतलब है। सही है, जो हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर बन जाएगा। जो हमारे गुणवान व्यक्ति होते हैं उनके अंदर क्या होती है, एक शालीनता होती है, जबकि जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं वो हमेशा क्या दिखाते हैं, अपना बड़प्पन दिखाने की कोशिश करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट देखते हैं जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन पूछा गया प्रष्टांकन शब्द का अर्थ बताना है। प्रष्टांकन शब्द का हमारा क्या अर्थ होने वाला है, ये हमसे क्वेश्चन पूछा है, बताइए। पत्र लेखन से है, ये पत्र लेखन में पूछा जा रहा है प्रष्टांकन का क्या अर्थ होता है, बताइए। वापसी की जाने की सूचना, पत्र भेजने वाला, पत्र प्राप्त करने वाला, या पत्र प्राप्त करने की सूचना, बताइए प्रष्टांकन क्या होता है। तो प्रष्टांकन का जो अर्थ होता है हमारा, वापसी की जाने की जो सूचना होती है उसे क्या कहते हैं, प्रष्टांकन। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हम नवीन भारत के सैनिक हैं, इस वाक्य में हमें क्या पहचानना है, विशेष्य पहचानना है, बताइए। विशेष्य बताना है, अर्थात किस शब्द की विशेषता बताई जा रही है। हम नवीन भारत के सैनिक हैं, इस वाक्य में विशेष्य बताना है। ऑप्शन दिए गए हैं, क्या सैनिक है, क्या नवीन है, क्या भारत, क्या हम, बताइए किसकी विशेषता बताई जा रही है। संज्ञा नहीं पहचाननी है, यहां पर हमें सिर्फ वो विशेष्य पहचानना है जिसकी विशेषता बताई जा रही है। किसकी विशेषता है तो बताना, ये बताई जा रही है भारत की। विशेष्य क्या होगा, भारत होगा। ठीक है, कैसा भारत, नवीन भारत। तो ऑप्शन नंबर जो सी है हमारा आंसर हो जाएगा। जब हम विशेषण पढ़ते हैं तो उसमें जो हमारी संज्ञा होती है वो थोड़ी सी तब्दील होकर बदल जाती है, किसमें, विशेष्य के रूप में। विशेष्य वो शब्द होते हैं जिनकी विशेषता बताई जाए, और संज्ञा वो होते हैं जो अपने साधारण रूप में रहे। जैसे एक शब्द लिख देता हूं मैं, एक शब्द लिख देते हैं सोहन,
तो ये सिर्फ इस समय संज्ञा है, सोहन क्या है, इस समय सिर्फ संज्ञा है। उसके बाद नेक्स्ट जैसा ही लिख देंगे हम सोहन अच्छा, तब ये क्या हुआ, सोहन की विशेषता आ गई कि सोहन कैसा है, सोहन अच्छा है। अब इस समय जो सोहन होगा, अब ये हमारा विशेष्य बन जाएगा, क्योंकि इस समय इसकी विशेषता बता दी है। तो जैसे ही विशेषता बताई जाए तो संज्ञा किस में बदल जाती है, विशेष्य में बदल जाती है। ठीक है, जबकि अच्छा आप हटा लोगे तो हमारा सिर्फ सोहन क्या बन जाएगा, संज्ञा बन जाएगी। ये थोड़ा सा अंतर होता है, बस इसे समझना है, बाकी क्वेश्चन अपना समझ में आ जाएगा। उसके बाद देखो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या पूछा गया है, ए और आई, ए और आई का उच्चारण स्थान पूछा है, बताइए। ए और आई का उच्चारण स्थान पूछा है। इस तरह से क्वेश्चन हमारे बनते रहते हैं, पूछे भी जाते हैं कि स्वरों का उच्चारण कितने प्रकार से होता है। तो मेरे भाई आप हमेशा याद रखना, शायद आपको ना पता हो कि क्वेश्चन पूछा जाता है स्वरों का उच्चारण, स्वरों का उच्चारण। तो स्वरों का जो उच्चारण होता है हमारा 6 प्रकार से होता है, जबकि हमारा व्यंजनों का उच्चारण 5 प्रकार से होता है। दोनों अलग अलग है, आपको याद रखना है। स्वरों का जो उच्चारण होता है किस आधार से होता है, तो आपको याद रखना, पहला होता है कंठ, दूसरा तालु, उसके बाद नेक्स्ट मूर्धा, जिसे मूर्धन्य भी बोल देते हैं, कंठ तालु मूर्धा, उसके बाद ओष्ठ, कंठ तालु मूर्धा ओष्ठ, उसके बाद कंठ ओष्ठ, और लास्ट कंठ तालु। कंप्लीट हो गए। तो ये 6 प्रकार हो गए। जबकि व्यंजन में क्या क्या आते हैं हमारे, इसमें आता सिर्फ कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। अब देखो इतना परिवर्तन है स्वरों के उच्चारण और व्यंजनों के उच्चारण में। रटना नहीं है, चीजों को समझना है कि स्वरों का उच्चारण कितने आधार से होता है। तो बताना गुरु जी 6, कंठ, तालु, मूर्धा, ओष्ठ, कंठोष्ठ और कंठ तालु। व्यंजनों का कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। और देखने को आपको ये मिलेगा कि ये जो व्यंजन है, जो हमारा उच्चारण कर रहे दंत, स्वरों का उच्चारण दंत के आधार पर नहीं होता है। स्वरों का उच्चारण दंत के आधार पर नहीं होता, दंत सिर्फ व्यंजन होते हैं। ये चीज आप समझ गए होंगे। अब कंठ में क्या क्या आते हैं, तो याद रखना जो हमारे कंठ में आते हैं, कंठ में पहला आता है हमारा ए, और उसके बाद आएगा आपका आ। तालु में दोनों ई आ जाएंगे, छोटी छोटी बड़ी। उसके बाद मूर्धा री आ जाएगा हमारा। ओष्ठ में दोनों ऊ आ जाएंगे, ऊ और ऊ। उसके बाद नेक्स्ट कंठोष्ठ में हमारा ओ और औ, दोनों ओ और औ। उसके कंठ तालु में हमारा ए और आई दोनों आ जाएंगे। यही हमारा क्वेश्चन पूछा है। अब देख लो जो पूछा है क्या बना, हमारा आंसर बना कंठ तालव्य। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं। देखो ये जो दिए गए हैं हमारे कंठ, जो हमारे व्यंजन है, कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ, इसमें कंठ में आता हमारा कै वर्ग, तालु में च वर्ग, उसके बाद कै च टे, उसका त, और लास्ट में पै वर्ग। तो व्यंजन और उच्चारणों का अलग अलग सिस्टम है, आपको याद रखना है। जबकि ये भी पता होगा आपको कि जो हमारे स्वर होते हैं इन्हें हम संस्कृत में क्या कहते हैं, अच्च कहते हैं, अच्च। जबकि व्यंजनों को हम क्या कहते हैं, हल कहते हैं। ठीक है, हल और अच्च बोले जाते हैं संस्कृत में। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अलंकार से क्वेश्चन पूछा गया है हमारा। जितने भी टॉपिक होते हैं ये विशेष ध्यान रखा जाता है, सभी टॉपिक से क्वेश्चन जो हो उठा लिए जाए। बताइए नया है क्या दिया गया है, जो भी ट्रिक है आप लगा सकते हो, पर आपसे मैं ये कहता हूं आप अलंकार छोड़ के मत आना। अगर अलंकार समझ में आए आप ऑप्शन पे आ जाना, उस आधार से करके जाना। बताइए क्या दिया गया है, पिया के निकट जाके नहीं, घाम चांदनी ताही। फिर आया पिया के निकट जाके नहीं, घाम चांदनी ताही। अब देखो बिल्कुल सेम रिपीट हो गया है, सही है। और किस में हमारा रिपीट होता है ये आपको बताना है। तो इस आधार पे जो रिपीटेशन होती है हमारी किस में होती है, लाटानुप्रास में होती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उससे अलग जो आपको याद रखनी है अलंकार के बारे में, कि ये जो अलंकार हमारा पूछा गया है लाटा अनुप्रास अलंकार, ये किसका अंग है, तो ये हमारे अनुप्रास अलंकार का अंग है। अनुप्रास अलंकार के कितने भेद होते हैं, तो बताना। इसके हमारे
5 भेद होते हैं। कौन कौन सा? पहला होता है छेका, उसके बाद दूसरा होता है लाटा, तीसरा होता है हमारा वृत्तीय, 3, उसके बाद होता है हमारा अंत्य, और लास्ट श्रुति अनुप्रास अलंकार। ये हमारे भेद है अनुप्रास अलंकार के, 5 पूछे जाते हैं और यहीं से हमारा क्वेश्चन पूछा है लाटा अनुप्रास अलंकार से। इसमें क्या होता है? रिपीट होते हैं, जैसे सेम हम जब अर्थ अलंकार पढ़ते हैं, यमक अलंकार होते हैं, सेम उसी आधार से लाटा आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर बना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, वाक्यांश से क्वेश्चन क्या पूछा गया है? जो अपने काम की जिम्मेदारी संभाले उसे क्या कहते हैं? जो अपने काम की जिम्मेदारी संभाले उसे क्या कहते हैं? ए बी सी डी, आसान क्वेश्चन है, आप खुद देख सकते हो। जब आप जिम्मेदारी संभालते हो तो क्या कहलाते हो? बताओ क्या कहलाते हो? आंसर बनेगा हमारा उत्तरदायी। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। अपने काम की जिम्मेदारी संभालना अर्थात जो उत्तरदायी होते हैं हम। ठीक है, जैसे पिता के बाद हमारे पास, हमारे बाद बच्चों के पास, तो वही चीज पूछिए, उत्तरदायी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है शुद्ध वाक्य छांटना है। क्या पूछा है इसमें? शुद्ध वाक्य। क्या दिया गया है? ए में गुरुजी के चरणों में उसने सिर झुकाया, क्या ये सही है? उसके बाद फिर देखते हैं, थोड़ा सा बदलाव किया, उसने सिर झुकाया गुरुजी के चरणों में, उसके बाद सिर झुकाया उसने गुरुजी के चरणों में, नेक्स्ट उसने गुरुजी के चरणों में सिर झुकाया। सेम मिक्स है, बस आपको थोड़ा सा चेंज बताना है। क्या हमारा थोड़ा सा चेंज है? इसी तरह से एग्जाम में आते और ऐसा लगता है कि सब कुछ ही सही है। अब बताइए क्या आंसर होगा? गुरुजी के चरणों में उसने सिर झुकाया। देखो एक बात बताता हूं, ना तो सी होगा और ना ही बी होगा, आप ए और डी में से बताओ क्या होगा। गुरुजी के चरणों में उसने सिर झुकाया या उसने गुरुजी के चरणों में सिर झुकाया, कौन सा सही हो सकता है आप ये बताओ। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा, गुरुजी के चरणों में उसने सिर झुकाया। नेक्स्ट संधि से पूछा गया है, तमोगुण में संधि बतानी है, कौन सी होनी है? तमोगुण संधि हो जाएगी हमारी विसर्ग संधि, और क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी, तम है धन, गुण विषय विसंधि। नेक्स्ट परिभाषा पूछी गई है, जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर पड़े उसे क्या कहते हैं? बताइए। जब कार्य करने का फल कर्ता पर पड़े उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन दे दिया, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया या प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया तो वो होती है जब कोई कार्य हम किसी दूसरे से करवाते हैं, जैसे सोहन मोहन से पत्र लिखवाता है, तो सोहन कार्य किससे करवा रहा है? मोहन से, तो वो होती है प्रेरणार्थक। प्रेरणार्थक क्रिया वो होती है जब हम किसी दूसरे से कार्य करवाते हैं, जैसे पिताजी माली से बाग साफ करवाते हैं, ये सब प्रेरणार्थक है। द्विकर्मक जिसमें दो कर्म हो, ये भी नहीं होगा, ना प्रेरणार्थक है ना द्विकर्मक है, इन दो में से बताना है। तो देखो इसमें क्या है, जिस क्रिया के व्यापार का फल किस पे पड़ता हो? कर्ता पर पड़ता हो, तो क्रिया हो जाएगी हमारी अकर्मक। अगर कर्ता की जगह यहाँ कर्म हो जाता, कर्म पर पड़ता तो हमारा सकर्मक हो जाता। बस इतना सा अंतर है, कर्ता पर है तो अकर्मक और कर्म पे है तो सकर्मक, दोनों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ ये कर्ता से पूछा गया है, कल के दिन को कुछ और पूछा जा सकता है, आपको रटना नहीं है, बस समझना है। कर्ता से पूछा तो अकर्मक और कर्म से पूछेगा तो सकर्मक। द्विकर्मक क्रिया जिसमें दो कर्म होते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, एक और रचना पूछ ली गई है, किसी किसी एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन साहित्य से आ जाते हैं, वो शब्द दिया गया है। बताइए, चांद का मुंह टेढ़ा, चांद का मुंह टेढ़ा है, किसकी रचना है? यशपाल, नागार्जुन, गजानन माधव मुक्तिबोध या अमृत राय। तो चांद का मुंह टेढ़ा ये जो है गजानन माधव मुक्तिबोध की है, सही है, याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, अनेकार्थी शब्द है। कुछ पिछले प्रैक्टिस जो हमने पेपर करे हैं उसमें हमारे अनेकार्थी शब्द से क्वेश्चन नहीं थे, इसमें आए। अब आपको कुछ मिलेंगे अनेकार्थी शब्द,
लगभग हर प्रैक्टिस सेट में, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन हमारे बनते रहते हैं। किसका पूछा है? धाम का बताना है, शब्द बताना है कौन सा हमारा सही होगा, ये हमें छांटना है। पृथ्वी घर शरीर, शरीर नहीं होगा। घर शरीर देवस्थल, देवस्थल प्रभा, मंदिर प्रभा नहीं होगा। घर मकान पृथ्वी, बताइए या तो ये होगा डी या बी होगा, कौन सा होगा आपको बताना है। घर मकान पृथ्वी या घर शरीर देवस्थल, बताइए धाम का। ऑप्शन नंबर डी माना गया है इसका, घर भी है, मकान भी है और हमारा पृथ्वी भी है, सही है। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। अनेकार्थी शब्द थोड़े टफ हो जाते हैं, पर कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है। घर में श्याम से मोटा कोई नहीं है, इस वाक्य में चयन करना है हमारा कौन सा वाक्य है। घर में श्याम से मोटा कोई नहीं है, निषेधवाचक दिया गया है, विधानवाचक, विधिवाचक, उसके बाद प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक काट सकते हैं, विधान भी कुछ नहीं है, सही है। उसके बाद विधानार्थक ये भी नहीं है, क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निषेधवाचक वाक्य दिया गया है, क्योंकि क्या किसका प्रयोग किया गया है? नहीं शब्द का प्रयोग कर लिया गया है। नेक्स्ट, विधान और विधि दो अलग अलग था, सही। अगला देखते हैं नेक्स्ट क्या दिया गया है। क्वेश्चन पूछा गया है अनिर्वचनीय, अनिर्वचनीय शब्द के लिए वाक्यांश, वाक्यांश दूसरा क्वेश्चन है। अनिर्वचनीय शब्द के लिए एक शब्द बताना है, बताइए कौन सा होता है। जो न बोला गया हो, जो वचन न दिया गया हो, जो वचन या वाणी द्वारा कहा ना जा सके, बताइए कौन सा होता है। अनिर्वचनीय शब्द का अर्थ क्या होगा तो बताना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो वचन या वाणी द्वारा कहा ना जा सके या कहा ना जा सकता हो, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट, एक और कभी आ गए हमारे बड़े प्रसिद्ध है, लेकिन ये क्वेश्चन रिपीट है, इसी तरह के क्वेश्चन आया हुआ है, उसी तरह का आपके सामने उठा लिया, आपको बताना है क्या हमारा इसका आंसर होने वाला है। क्वेश्चन पूछा प्रेमचंद्र सृजनपीठ कहाँ स्थित है, बताइए कैसा क्वेश्चन है। बनी थी ये करंट अफेयर में बनी हुई है, इसी आधार से पूछ ली। मुंशी प्रेमचंद को ज्यादा बढ़ावा दिया गया है। कहां पर है प्रेमचंद्र सृजनपीठ, तो बताना ये कहां पर है, उज्जैन में है, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अखरोट बताना है कौन सी भाषा का शब्द है, कौन सी भाषा का शब्द है हमारा अखरोट, बताइए। देखो जिस भाषा का शब्द अखरोट है ना, इसी भाषा का शब्द होता है पठान, और उसी भाषा का होता है आपका गुंडा। पठान, गुंडा, उसके बाद तहस नहस, तहस नहस, ये सब शब्द एक ही भाषा के हैं, बताइए कौन सी भाषा के हैं। अखरोट, पठान, गुंडा, तहस नहस सब हमारे कौन सी भाषा के, ये हमारे जो लिखा है पश्तो, पश्तो भाषा के। अगर पूछा जाए पश्तो भारत में कहाँ बोली जाती है, पता नहीं, ये हमारे जम्मू कश्मीर में बोली जाती है, ठीक है। कौन सी भाषा का शब्द है, अखरोट पठान, दोनों इंपोर्टेंट है, ये दो ज्यादा पूछे गए हैं। गुंडा तहस नहस भी आपको याद रखना है, पश्तो भाषा की है, कहाँ बोली जाती है, भारत में जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। नेक्स्ट, मधुशाला के बारे में बताना है आपको। ये नहीं पूछिए मधुशाला क्या है, ये पूछिए किससे संबंधित है, बताइए किससे संबंधित है मधुशाला, किसके द्वारा लिखी गई है, ये तो सभी को पता होगा, हरिवंश राय बच्चन द्वारा, हरिवंश राय बच्चन द्वारा, हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई है। उसके बाद नेक्स्ट, हरिवंश राय बच्चन की जो सबसे महत्वपूर्ण बात आपको याद रखनी है कि ये सरस्वती पुरस्कार, सरस्वती पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति थे। सरस्वती पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है, हरिवंश राय बच्चन है, ठीक है। इन्हें इनकी आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं के लिए सरस्वती सम्मान दिया गया था। कब दिया गया था तो ये भी याद रखना, 1900
91। किसे दिया गया था सरस्वती सम्मान सर्वप्रथम? अमिताभ बच्चन के डैडी हरिवंश राय बच्चन को दिया गया था। सही है। तो इनकी जो मधुशाला है, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश सब इन्हीं की रचनाएं हैं। तो मधुशाला किससे संबंधित है? तो याद रखना मुक्त काव्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट बताइए, निम्नलिखित शब्दयुग्म दिए गए हैं, कौन सा शब्दयुग्म हमारा सही होगा अर्थ की दृष्टि से आपको बताना है। क्या दिया गया है? ऐसन और आसन्न पूछा है। ऐसन और आसन क्या सही होगा हमारा शब्दयुग्म का? पहला सीट, उसके बाद भोजन, वस्त्र भोजन, भोजन और निकट, उसके बाद आसान और आराम। बताइए क्या हमारा आंसर इसका सही होगा? तो ऐसन होता हमारा भोजन, ठीक। और जो आसन होता है हमारे, आसन मतलब आसन बैठना, निकट बैठना। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन दिया गया हमारा और क्या पूछा गया है? संविधान शब्द है, क्या है संविधान शब्द? ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया है। और क्वेश्चन जो हमारा बना है ये बना है रचना के आधार पर, रचना या बनावट, दोनों याद रखना। रचना या बनावट के आधार पर शब्द भेद। रचना या बनावट के आधार पर शब्द भेद कितने होते हैं? 3 होते हैं। पहले होते हैं हमारे रूढ़ शब्द, दूसरे होते हैं यौगिक शब्द और तीसरे होते हैं योग रूढ़ शब्द। ठीक है, यहीं से हमारा एक क्वेश्चन पूछा गया है। रूढ़ शब्द कैसे शब्द होते हैं? तो रूढ़ शब्द वो शब्द होते हैं जिनकी संधि ना हो सके। ऐसे शब्द जिनकी संधि ना हो सके क्या कहलाते हैं? रूढ़ शब्द कहलाते हैं। ठीक है, संधि ना हो सके, जैसे लिख देते हैं क्षेत्र, ठीक है, या कार्य, उसके बाद जल, फल। ये कैसे शब्द हैं सब हमारे? ये रूढ़ शब्द हैं। यौगिक शब्द वो होते हैं जो अलग अलग भाषाओं के योग से बनते हैं, अलग अलग योग से बनते हैं, भाषाओं के योग से नहीं है, अलग अलग योग से। जैसे राजमहल महत्वपूर्ण है। उसके बाद पाठशाला, उसका यौगिक शब्द क्या होते हैं? यौगिक शब्द वो शब्द होते हैं जो अपना विशेष अर्थ रखते हैं। ऐसे शब्द जो विशेष अर्थ रखते हो क्या कहलाते हैं? योग रूढ़ कहलाते हैं। जैसे एक शब्द लिख देते हैं हम लंबोदर। अब एक शब्द लिखा है लंबोदर, उसके बाद नेक्स्ट, तो लंबे से क्या हो जाएगा? लंबा और प्लस उदर, जिसका पेट अधिक लंबा हो, अर्थात किसकी बात हो रही है? ये गणेश जी की बात हो रही है। ठीक है, तो विशेष अर्थ रखा, तो ऐसे शब्द जो विशेष अर्थ रखते हैं योग रूढ़ कहलाते हैं। सही है, यौगिक शब्द जो योग से बन जाते हैं, रूढ़ शब्द जिनकी संधि ना हो। ये तो इनकी परिभाषा है। क्वेश्चन इसी तरह का पूछा गया। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर तो आपको देना है, आपको जवाब देना है, जबकि ये क्वेश्चन मैंने बता दिया कहां से पूछा गया था। ठीक, उसके बाद अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है, ग्रोथ हो रहा है, तो आप सब्सक्राइब करें। ठीक, उसके बाद मिलते हैं एक और जोरदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।